आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनालाइजिंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेल। कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द बायोस्फीयर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स। विभिन्न प्रकार के पेड़ और जानवर होते हैं इस पूरे के पूरे जीव जगत में, लेकिन सारे के सारे पेड़ और सारे के सारे जानवर एक ही प्रकार के कंपाउंड्स से मिलकर के बने होते हैं। कंपाउंड्स का मतलब क्या है? एलिमेंट्स से मिलकर के बने होते हैं। उनका केमिकल कंपोजिशन जो होता है, एलिमेंटल कंपोजिशन सेम रहता है। कहते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हमारी लिविंग बीइंग की बॉडी में पाए जाते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारी अर्थ क्रस्ट में भी पाई जाती हैं, है ना। जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, है ना। ये जितनी भी चीजें हैं हमारी जो बॉडी में पाई जाती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाई जाती है, वो ऑल्सो प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, हमारी अर्थ की क्रस्ट में भी प्रेजेंट होती है। लेकिन कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव समथिंग मोर देन द अर्थ क्रस्ट। क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें अर्थ की क्रस्ट के कंपैरिजन में हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ज्यादा पाई जाती हैं। जैसे कार्बन हमारी लिविंग बींग्स की बॉडी में 18.5% पाई जाती है, जबकि अर्थ क्रस्ट में 0.03% पाई जाती है। हाइड्रोजन हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में 9.5% पाई जाती है, जबकि अर्थ क्रस्ट में 0.14% पाई जाती है। ऑक्सीजन लिविंग बींग्स की बॉडी में 65% पाई जाती है, जबकि अर्थ क्रस्ट में 46.6% तक पाई जाती है। नाइट्रोजन की बात करें तो लिविंग बींग्स की बॉडी में 3.3% तक की पाई जाती है, जबकि अर्थ क्रस्ट में कितनी पाई जाती है? अर्थ क्रस्ट में कम अमाउंट में पाई जाती है ना, वेरी लिटिल अमाउंट में हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है अर्थ की क्रस्ट में, ठीक है। तो एक सेल के भीतर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनका कंपोजिशन क्या है, अगर इसके बारे में हम एनालिसिस करें तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहली बात तो हम सेल को एक वेट एनालिसिस कहते हैं, उसको हम सेल को ज्यों का त्यों एनालाइज कर लें, उसको बोलते हैं वेट एनालिसिस। और सेल को जला भुना करके उसके केमिकल कंपोजिशन को अध्ययन करें तो उसको हम काहे के नाम से जानते हैं? एस एनालिसिस या ड्राई एनालिसिस। तो वेट एनालिसिस को हम पहले स्टडी कर लेते हैं। वेट एनालिसिस में क्या होता है? वेट एनालिसिस दो चीजों के लिए करी जाती है। सबसे पहले फॉर नोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ आयंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। एक सेल के भीतर विभिन्न प्रकार के आयंस और बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है कुछ ऐसे कार्बनिक कंपाउंड्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन पाई जाए और वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के भीतर पाए जाए, उन कंपाउंड्स को हम बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, ठीक। तो पहला क्या करेंगे हम? वेट एनालिसिस के अंतर्गत फॉर नोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ आयंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। और दूसरा क्या है? फॉर ऑब्टेनिंग एक्टिव एंजाइम। देखो पहले हम दूसरा वाला पढ़ लेते हैं। वेट एनालिसिस के अंतर्गत फॉर ऑब्टेनिंग एक्टिव एंजाइम, तो एक्टिवेटेड फॉर्म में एंजाइम को प्राप्त करने के लिए हम किसी टिश्यू जैसे वेजिटेबल का टुकड़ा ले सकते हैं या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लीवर का टुकड़ा मान लो ले रहे हैं, ठीक है। उसको ग्राइंड करेंगे, पीस डालेंगे इसमें बफर सॉल्यूशन में, तब हमें एक्टिव फॉर्म में, है ना, एंजाइम टर्सरी स्ट्रक्चर में हमें ऑब्टेन हो जाएगा। टर्सरी स्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हैं? वो बायोलॉजिकली एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा। ये तो हमने दूसरी प्रोसेस के थ्रू हमने एक्टिवेटेड एंजाइम को ऑब्टेन कर लिया। और फॉर नोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ आयंस एंड बायोमोलिक्यूल्स, इसको जानने के लिए टिश्यू को हम ग्राइंड करेंगे। कोई भी टिश्यू ले सकते हो, पेड़ का, जानवर का, है ना, किसी का भी। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, किसमें? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। जब हम इसको ग्राइंड करेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, इसका फॉर्मूला होता है Cl3CCOOH, ये फॉर्मूला होता है। तो दो फ्रैक्शंस मिलेंगे, एक क्या होगा? रिटेंटेट होगा, एक होगा फिल्ट्रेट, है ना। स्लरी मिलेगी, उसको फिल्टर करेंगे तो एक होगा फिल्ट्रेट, एक होगा रिटेंटेट। रिटेंटेट एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बोलते हैं, फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन बोलते हैं। अब रिटेंटेट जो होगा वो कंटेन चार चीजों को करता है, केवल और केवल चार चीजों को कंटेन करता है। कौन कंटेन करता है? हमारा रिटेंटेट एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। सबसे पहले प्रोटीन्स को कंटेन करेगा यानी पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड्स को कंटेन करेगा यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीसैकेराइड्स को कंटेन करेगा, है ना, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, और चौथा है लिपिड्स। लिपिड को छोड़ करके जितने तीन मैंने बताए, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, इन सभी का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा होता है ना। लिपिड को छोड़ करके लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 800 डाल्टन, हार्डली मोर देन पहुंचता है, ठीक है। और लिपिड को छोड़ करके बाकी सारे के सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स है, उनका वो पॉलीमेरिक फॉर्म होते हैं, यानी वो मोनोमर्स से मिलकर के बने होते हैं, तो पॉलीमेरिक फॉर्म्स कहलाते हैं लिपिड्स को छोड़ करके। दूसरा बात करें फिल्ट्रेट की, तो फिल्ट्रेट जो होता है वो फिर से दो चीजों को कंसिस्ट करता है। एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करता है और एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को कंटेन करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिर से दो चीजों को कंटेन करते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हर एक प्रकार की सेल्स में पाए जाते हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के कौन कौन से एग्जांपल हैं? तीन चीजें बेसिक, बहुत सारे होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक कंपाउंड्स, ठीक है। पहला एमाइनो एसिड्स, दूसरा मोनो एंड ऑलिगोसैकेराइड्स। ये भी क्या होती हैं? छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनसे आगे चल के पॉलीसैकेराइड बनता है। एमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनता है। और क्या होता है इसमें? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं जिससे डीएनए बनता है ना, न्यूक्लिक एसिड्स। बात करें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत ही आता है, फिल्ट्रेट में पाया जाता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स तीन जगह पाई जाएंगी, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंजाई एंड माइक्रोबियल सेल। प्लांट, फंजाई एंड माइक्रोबियल सेल्स में ही केवल पाई जाएंगे। इसके अंतर्गत आते हैं पिगमेंट्स, पिगमेंट जैसे कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन, ठीक है, लैक्टिन्स, कॉनकैनाबिलिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबर, गम, सेल्यूलोज,
और टॉक्सिन्स जैसे एब्रिन रेजिन, ड्रग्स विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, लैक्टिन्स, कॉनकैनाबिलिन ए, है ना, और हमारा ऑयल्स, इसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रॉस ऑयल्स, टॉक्सिन्स, एब्रिन रेजिन। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत आती हैं, और ये केवल केवल और केवल प्लांट, फंजाई और माइक्रोबियल सेल्स में ही पाई जाती है। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके फंक्शंस हमें नोन नहीं है, हम नहीं जानते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, लेकिन कहीं कुछ हद तक हमें पता चला है कि ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्लांट्स को डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करते हैं। जैसे जैसे कैलोट्रोपिस में क्या पाया जाता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है ना। और ये भी है कि ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये प्लांट के लिए यूजफुल बहुत ही कम अमाउंट में है, केवल उनको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है, हम इनको बेच करके, प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके इनको बेच करके पैसा कमाते हैं। और दूसरा पार्ट होता है फिल्ट्रेट का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर जैसे सल्फेट, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब तो मिलेगा, लेकिन सॉल्ट्स के, ये सारी चीजें सॉल्ट्स के फॉर्म में मिलेंगी, जैसे सल्फर सल्फेट के फॉर्म में मिलेगा, फॉस्फोरस फॉस्फेट के फॉर्म में मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा हो गया हमारा वेट एनालिसिस। अब पढ़ेंगे एस या ड्राई एनालिसिस। एस एनालिसिस या ड्राई एनालिसिस में क्या करते हैं, हम टिश्यू को फिर से वही, चाहिए हम प्लांट का ले लें टिश्यू टुकड़ा या फिर किसी एनिमल का ले लें, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे, ग्राइंड किसी में नहीं करना, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। फिर 48 आवर्स के लिए 80 डिग्री टेम्परेचर में हम क्या कर लेंगे, ओवन में उस टुकड़ों को ड्राई कर लेंगे, सूख जाएंगे टुकड़े सारे। फिर उन टुकड़ों को ओवन से निकाल करके फर्नेस में 300 डिग्री सेल्सियस तक उसको हम जला देंगे, तब हमें एस ऑब्टेन होगी। अब इस एस को डिसॉल्व, घुला देना है परक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HClO4 या HCl में, ठीक है। तब हमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स यानी कि इनऑर्गेनिक मिनरल्स मिल जाएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस। ये जो एस एनालिसिस है वो हमें कोई भी बायोमोलिक्यूल्स, मतलब ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। क्यों? क्योंकि 300 डिग्री तापमान पर जब फर्नेस में टिश्यू को जलाते हैं तब सारे के सारे कार्बन कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स वो एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर के फॉर्म में। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एनालाइजिंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेल। एक सेल के भीतर क्या क्या चीज पाई जाती हैं, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, है ना, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं कंपोजिशन की। तो प्रोटीन्स, सबसे मोस्ट अबंडेंट केमिकल कंपोजिशन किसका होता है, वाटर, सेल में पाया जाता है सबसे ज्यादा 70 to 90%, फिर प्रोटीन्स 10 से 15%, न्यूक्लिक एसिड्स 5 से 7%, कार्बोहाइड्रेट्स 3% और लिपिड्स पाए जाते हैं 2% और रेस्ट 1% में आते हैं सारे के सारे आयंस, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, जितने भी प्रकार के आयंस हैं वो सारे के सारे बाइकार्बोनेट आयन 1% में होते हैं। थैंक यू।